तो कल लास्ट क्लास तक हमने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स डिस्कस कर लिया था। चैप्टर नंबर 4 में जो कुछ भी सर्कुलर मोशन में दिया हुआ है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको डिस्कस करना है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे कुछ चीजें बताइए, मुझे अंदाजा लगे कि मुझे कितनी ज्यादा डेप्थ में पढ़ाना है। अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है, आपको क्या लगता है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है? अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बता दो मुझे। डायरेक्शन सेम है कि चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। साद ने गलत बताया, साजिद सही कह रहा है, इफ़त सही है, मुशर्रफ ठीक बता रहा है, हमजा ठीक कह रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। सर्कुलर ट्रैक पर अगर एक बॉडी जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, है ना। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बार बार चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जिस फोर्स की आपको जरूरत होगी, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। So what is centripetal force? It's force required to change direction of velocity. वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत है, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आपको याद हो कि वेलोसिटी का जब डायरेक्शन चेंज होता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता है कि कार ऐसे जा रही थी अपने आप उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी में अपने आप एक्सेलरेशन आ जाए। एक्सेलरेशन किसी फोर्स की वजह से आता है। दैट फोर्स इज अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स। इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये वो पर्टिकुलर फोर्स है जो फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। अब ये फोर्स आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? आपने एक सर्कुलर ट्रैक लिया, दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रैक, बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कुछ ऐसे कर कर बॉडी घूम रही, ये सेंटर ऑफ द ट्रैक है। एम मास की बॉडी है, इसे घूमने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं एफ सी से रिप्रेजेंट करूंगा। जब ये बॉडी जाएगी तो बार बार इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। मैं एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि बैठ जाए दिमाग में। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक फोर्स की जरूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, इट्स मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर, इट्स मास इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी, एम वी स्क्वायर बाय आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, जल्दी से बताओ मुझे, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का डायरेक्शन क्या था? किस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन एक्ट करता था? बताएगा कोई मुझे? बहुत डिटेल में किया था कल हमने, तुमने सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाए थे। बता दो जरा से, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन क्या होता है? साजिद का आंसर से, एक साजिद का आंसर आया जो सही है, अजलान का आंसर सही है, शिफा का आंसर सही है, सामिया का आंसर सही है, सामिया का आंसर सही है। इल्मा का भी ठीक है।
कायनात का भी सही, वेरी गुड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां एक्ट कर रही है? टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये घूम रहा है और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अपने आप नहीं जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसका डायरेक्शन लिख रहा हूं, इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये तो डायरेक्शन हो गया ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हो गया, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग है, कोई हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स होती है जो बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। ये जो आया ना mv²/r, इट्स रिक्वायरमेंट। आप ऐसे लिखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट फॉर सर्कुलर मोशन। Circular motion. The centripetal force is a requirement for circular motion. सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायरमेंट है, हमेशा कोई एक्सटर्नल फोर्स होगी विच विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, हमेशा सम एक्सटर्नल फोर्स। चलो इतना लिखो, फिर मैं आगे लिखता हूं। चलो मैं इसको कंप्लीट करता हूं। विल ऑलवेज प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स होगी एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स विल बी प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या हो सकती है। हाँ, किसी ने कुछ पूछा? हाँ अजलान, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो एग्जांपल्स। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये रिक्वायरमेंट है, कोई एक्सटर्नल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। अभी अजलान लिख लेना, अभी मैं लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहा, अभी तो समझते चलो, डाउट से तो पूछते हुए जाओ, फिर हम दोबारा आएंगे तब आप लिख लीजिएगा ना। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, मुझे बताना क्या इसमें बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। मास m मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, बिल्कुल एक स्ट्रेट सीधा ट्रैक है। क्या इस स्ट्रेट ट्रैक पर जाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी बॉडी को? यस और नो? साथ, अरे बहुत बढ़िया, सब समझते हैं आप। नहीं पड़ेगी जरूरत। सर्कुलर ट्रैक पर नहीं जा रहा तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत नहीं है। कब पड़ेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत? जब आप इसे सर्कुलर ट्रैक पर लेकर जाएंगे ना, जरूरत नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन, भाई सोलर सिस्टम में ऐसे ही होता है ना, सन है सेंटर पर, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। क्या यहां सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी? क्या लगता है आपको? यस, यस, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब मसला है कि कौन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। भाई ये सन है, जरा सन बना दें, एक सन बना देते हैं और फिर प्लैनेट बनाते हैं। ये सन है सेंटर पर, सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना। ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट ऐसे कर कर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये प्लैनेट, ये प्लैनेट, ये प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये सन हो गया, और भाई ये हो गया आपका प्लैनेट। ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, बिल्कुल बिल्कुल साथ। अभी उस एग्जांपल पे भी आऊंगा। तो प्लैनेट्स को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन सी फोर्स प्रोवाइड करेगी? देखो, प्लैनेट को सन अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स of sun will provide
सेंट्रीपिटल फोर्स। सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से ये सर्कुलर ट्रैक पर घूमेगा। तो प्लैनेट अगर सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है तो बेसिकली सन और प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, मुझे बताइएगा कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देती होगी। मेरे ख्याल से अब आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे साद ने अभी एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। बता दो मुझे, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स देती है? ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स। देखो, इफ्फत का आंसर सही, अजलान का आंसर सही, तोइबा का आंसर गलत। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स ना। इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। Electric force will provide centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक चीज और है। अच्छा, एक और एग्जांपल मुझे बताना। एक कार है जो रोड पर सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है। कार है, मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। एक कार सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है। बताओगे वहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है, इस कार को भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और ये कार है, भाई मैं बहुत अच्छी नहीं ड्रॉ कर सकता, ये कार है, ये ऐसे कर कर सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है। आपको ये बताना है कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है। जरा सोचना। इफ्फत का आंसर सही है। हाँ, साथ बस एक इसका आंसर दे दो, जो तुम पूछ रहे हो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अभी आता हूं मैं उस पर। यहां पर फ्रिक्शन, कार और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा ना, फ्रिक्शन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल। आप जो पूछ रहे हैं ना कि वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब जाता है तो क्या होता है साथ, वो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आप उसे देते हो इलेक्ट्रॉन को। बाहर से आप लाइट एनर्जी देते हो या आप करंट से थ्रू कुछ एनर्जी देते हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही है बेसिकली जिसने उसे वहां भेज दिया। हाँ अजलान, हमेशा फ्रिक्शन अपोज नहीं करता। कई बार फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता है। जैसे आप चलते हो ना, तो फ्रिक्शन बेसिकली हेल्प कर रहा है आपको चलने में। आपको सोचो, अगर फ्लोर के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल डाल दिया जाए, ग्रीस डाल दिया जाए, तो आप चल नहीं पाओगे। तो वह फ्रिक्शन एक्चुअल में हेल्प कर रहा है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों चाहिए? कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद होने चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। बहुत सिंपल चीज है। आप थोड़ा और टेक्निकली बताना चाहते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। और टेक्निकल होना चाहते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, mv स्क्वायर बाय आर और mv का स्क्वायर आर। डायरेक्शन क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कोई एक्सटर्नल फोर्स देती है। प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। कार सर्कुलर ट्रैक पर जाता है तो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। तो हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स है विच प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए इतना लिखिए, फिर हम जरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगे। किससे अजलान, किससे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होगी?
हाँ, बॉडी के मास पर डिपेंड करेगी। देखो, नहीं साजिद, सेंट्रीपिटल को कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट की उसमें नहीं लाते। सेंट्रीपिटल किसी कांटेक्ट फोर्स से भी आ सकती है और सेंट्रीपिटल नॉन कांटेक्ट फोर्स से भी आ सकती है। अच्छा हमजा, मैं एक बार अभी बोलता हूँ लेक्चर के लिए। राहेब, ये न्यू ही समझिए। चलिए इतना लिखिए। राहिब, आज मैं कोशिश करूंगा इसे कंप्लीट होने की, ये हो जाएगा। फ्राइडे से हम वर्क एनर्जी इन पार्ट शुरू कर देंगे। हमजा अपडेट हो गया है। हमजा लेक्चर अपलोड हो गया, ढूंढो जरा। मैं कह देता हूँ ग्रुप के ऊपर भी लिंक डाल दें अगर नहीं मिल रहा है चैनल पर। हो गया, अपलोड हो गया। भाई इतना लिख लीजिए, मुझे बताइए। एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। ठीक है हमजा, मैं अभी भिजवाता हूँ। चलिए देखिए जरा क्वेश्चंस देखिए। लिखिए लिखिए तो। जैसे वो कहता है आपसे, अब बॉडी ऑफ मास 10 kg, इसे कर देना यार, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। इज मूविंग on a circular track of radius 5 meter with velocity of 2 meter per second. Calculate magnitude and direction of centripetal force. करिए भाई, सॉल्व करिए। चलो वेरी गुड।
चलिए सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना, सीधा सीधा है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. M is 10 kg, V is 2 square by R is 4. तो 40/5 आ गया 8 न्यूटन. 8 न्यूटन की सेंटीमीटर फोर्स. फोर्स है न्यूटन. क्या करते हो तुम लोग? 8 न्यूटन की फोर्स एक्ट करे ना, mv स्क्वायर बाय आर है. अरे ये था ना रिलेशन, ये रहा लिखा हुआ है सामने, फिर भी गड़बड़े करते हो. इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स तो हो गया. अब एक फोर्स और आती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. पहले देखें आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी एक्सपीरियंस करी है या नहीं करी. अगर आप कभी किसी राइड में बैठे हो, जो राइड घूमती है, रोटेट करती है, वो कोई भी झूला हो सकता है जो रोटेट कर रहा है बहुत तेजी से, मुझे बताओगे अगर आप रोटेटिंग राइड में बैठते हैं तो आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं? राइड के सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अगर आप किसी भी चीज में बैठ जाओ जो घूम रही है, फोर्स कहाँ आप ऑब्जर्व करते हो? हाँ, एक साथ के अलावा ना सबको आउटवर्ड्स मिलती है, साथ इनवर्ड्स थोड़ी ना मिलती है यार. अगर आप किसी चीज पर घूम रही है, बैठोगे तो ऐसा लगता है बाहर कुछ खींच रहा है, बाहर की तरफ कोई फोर्स है. ऐसा भी होता है कि अगर एक कार है या बस है, जैसी सर्कुलर टर्न लेती है हम बाहर की तरफ गिरते हैं. वो जो सारी फोर्सेस है ना, जब एक रोटेट करना शुरू होता है, बॉडी रोटेट करती है, तब बाहर की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ एक्ट करती है? इट एक्ट्स इन अ रोटेटिंग फ्रेम. अगर एक रोटेटिंग फ्रेम है, एक फ्रेम है जो रोटेट कर रहा है, उस रोटेटिंग फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी. इट्स अ सूडो फोर्स. ये टाइप की सूडो फोर्स है. It acts along the radius and away from the center. ना सेंटर से दूर एक्ट करेगी. अवे फ्रॉम सेंटर. तो अगर ये सर्कुलर ट्रैक है और ये एक बॉडी है जो सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बॉडी पर सेंटर से दूर एक्ट करेगी. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करेगी कि बॉडी सेंटर से दूर चली जाए, बिल्कुल दूर चली जाए, आउटवर्ड्स अवे जाए. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाय आर, बट डायरेक्शन इनवर्ड्स नहीं होता, डायरेक्शन आउटवर्ड्स होता है. और याद रखिएगा इट्स अ सूडो फोर्स, रोटेटिंग फ्रेम्स में आती है. एक चीज और याद रखिएगा, इट इज नॉट रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं है. सेंट्रीपिटल फोर्स, रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. और ये कौन से फ्रेम में एक्ट करेगा? रोटेटिंग फ्रेम्स में एक्ट करेगा, जैसा आपने सूडो फोर्स पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह की चीज. चलिए इसे लिखिए, फिर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके ऊपर. जो इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, बेंडिंग ऑफ रोड एंड बैंकिंग ऑफ रोड, वो दोनों चीजें डिस्कस करते हैं. तो अगर आज बेंडिंग और बैंकिंग हो जाता है, दैट मींस लॉज ऑफ मोशन आपका फिनिश हो गया. विल स्टार्ट विद वर्क एनर्जी पार्ट. इतना लिख लीजिए तो बताइए मुझे. बस ये जैसे ही कंप्लीट होगा आपका लॉज ऑफ मोशन खत्म हुआ, बस दो चीजें और हैं. सो अब से ना जो मैं आगे यूज करूंगा, उसमें आपके पास दो चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, तो टुवर्ड्स द सेंटर उसे एक फोर्स चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स करे.
उसकी वजह है ना, साथ आप बस में जब थे तो आपका इनर्शिया था आगे जाने का। आप जैसे ही कूदे, आप कोशिश करते हो आप रेस्ट में आ जाएं, इनर्शिया कोशिश करेगा कि आप आगे ही गिरे। भाई एक बस थी, आप बैठे हुए थे, आपकी टेंडेंसी थी कि बस में आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर बस जा रही है तो आप भी 100 किलोमीटर पर आवर से जाएं। आपकी बॉडी चाहती थी 100 किलोमीटर पर आवर से जाने की। आप कूद गए बस से, तो आपके जो पैर थे वो तो ग्राउंड के साथ रेस्ट में आ गए, पैर रुक गए। लेकिन आपकी बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है ना, वो कोशिश करेगा 100 किलोमीटर पर आवर से जाए। तो अब खुद सोचो, लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ गया, ऊपर पार्ट वाला पार्ट कोशिश करेगा आगे भागता चला जाए बस के साथ, तो आगे ही तो गिरेंगे। अच्छा, अब देखिए यहां पर आपके सिलेबस में दो चीजें हैं जो आपको सर्कुलर मोशन में, डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन में स्टडी करनी है। एक बेंडिंग ऑफ रोड, एक बैंकिंग ऑफ रोड। तो पहले समझो बेंडिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है, और बेंडिंग ऑफ रोड में भी हम कैलकुलेट करेंगे एक सेफ लिमिट। तो समझिए जरा सेफ लिमिट है क्या चीज। भाई होता क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए एक ट्रैक है, उसके ऊपर एक कार मूव कर रही है, ये एम मास की बॉडी है, ये मूव कर रही है इस सर्कुलर ट्रैक। तो ये जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी की एक लिमिट होती है। उस लिमिट तक अगर बॉडी घूमेगी, उस लिमिट की वेलोसिटी तक अगर बॉडी घूमेगी तो आराम से एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट कर रही होगी। लेकिन बॉडी की वेलोसिटी अगर उससे कम हो जाए, उससे बढ़ जाती है, इसको कहते हैं सेफ लिमिट की एक मैक्सिमम वेलोसिटी, जिससे अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है तो बाहर ना निकले। ऐसा ना हो कि ये बाहर निकल के चली जाए, उस वेलोसिटी को कहते हैं सेफ लिमिट। अगर वेलोसिटी सेफ लिमिट से ज्यादा हो गई तो बॉडी फिर स्किड कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी सर्कुलर ट्रैक से, कार होगी तो पलट जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो सेफ लिमिट का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी तक अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूमेगी तो एक सेफ टर्न ले लिया करेगी। कार की बात अगर हम कर रहे हैं तो स्किड नहीं होगी, पलटेगी नहीं कार। लेकिन अगर वेलोसिटी इस सेफ लिमिट से ज्यादा हो गई तो कार पलट जाएगी, गिर जाएगी, स्किड हो जाएगी। तो सेफ लिमिट का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी with which body can move on circle। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा हो गई तो स्किड कर देगी। अगर वेलोसिटी एक्सीड कर गई, स्किड कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी सर्कुलर ट्रैक से। ये सेफ लिमिट है। आगे जो भी करना है ना, हमें यही पढ़ना है कि भाई सेफ लिमिट कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी भी सर्कुलर ट्रैक के लिए। सेफ लिमिट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि सर्कुलर जो ट्रैक है उसका रेडियस क्या है। सेफ लिमिट इस पर भी डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना है, कार के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन कितना है। और कई फैक्टर्स हैं जिस पे सेफ लिमिट डिपेंड करेगी। तो हमें बेसिकली जो काम करना है ना, सेफ लिमिट कैलकुलेट करनी है। सेफ लिमिट समझ में आया आप सबके? सेफ लिमिट है क्या चीज? सेफ लिमिट समझे आप लोग? इसको एक्सीड किया तो एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, साथ कोई परेशानी आ रही है? कर लो। हाँ हाँ, कर लो कर लो। अगर एक कार अपनी सेफ लिमिट को एक्सीड कर जाती है, जैसी एक्सीड करेगी कार गई, कार स्किड हो गई। ये तभी तक घूम सकती है जब तक वो सेफ लिमिट से जा रहा है। बिल्कुल साजिद, किसी भी कार में, रेसिंग कार्स में भी ऐसे ही होता है। अगर वो सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है, एक सेफ लिमिट होती है ट्रैक की, उसको एक्सीड करेंगी तो पलट जाएंगी। हमजा, दोनों अलग अलग फ्रेम में एक्ट करेगा ना। सेंट्रीफ्यूगल एक्ट करेगा उस आदमी को दिखेगा जो रोटेटिंग बॉडी पर बैठा हुआ है। मान लो एक
कोई झूला है जो रोटेट कर रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है, आप ग्राउंड पर खड़े हैं, आप नहीं ऑब्जर्व करेंगे सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल वो ऑब्जर्व करेगा जो उस राइड में बैठा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल इज अ सूडो फोर्स, सिर्फ रोटेटिंग फ्रेम में एक्ट करेगी। सेंट्रीपिटल हर जगह है, जहां भी आपको घूमता हुआ दिख रहा है सेंट्रीपिटल जरूर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रीपिटल हर जगह होगा, सेंट्रीफ्यूगल वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा जो रोटेटिंग फ्रेम में, बिकॉज इट्स अ सूडो फोर्स। चलो भाई, सेफ लिमिट सबने कहा, सबको समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेफ लिमिट की पहली कैलकुलेशन, जिसे हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ रोड। बेंडिंग ऑफ रोड, देखिए मैं ये कैलकुलेशन दो पार्ट्स में सिखाऊंगा आपको। पहले तो मैं बड़ा इजी बनाकर इसे समझा रहा हूं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है ये। फिर उसके बाद इसमें कई टेक्निकलिटीज हैं, छोटी छोटी सी टेक्निकलिटीज है, वो फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी तो ये समझो सर्कुलर ट्रैक है ऐसा, और उस पर कार चल रही है, ऐसे कर कर चार कार चल रही है, ये कार। अब ये जो सर्कुलर ट्रैक है ना, ये इसका रेड सेंटर है सर्कुलर ट्रैक का, और ये रेडियस मान लीजिए ना, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ऐसे लिख देता हूं, आर इज द एवरेज रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। आर इज द एवरेज रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इसका एवरेज जो रेडियस है, दैट एवरेज रेडियस इज आर। ये कार ऐसे घूम रही है। अच्छा, मैं दो डायरेक्शंस बना रहा हूं, ये राइट वाला डायरेक्शन है और ये लेफ्ट वाला डायरेक्शन है। मुझे ये बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगी, राइट में या लेफ्ट में? सेंट्रीफ्यूगल। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बस ऑलमोस्ट सभी के आंसर्स आ रहे हैं सबके, सिर्फ एक शिफा आपका गड़बड़ है, हिमांशु आपका गड़बड़ है, वो शायद सुना ही नहीं आया होगा। मैं सेंट्रीफ्यूगल पूछ रहा हूं, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल यहां एक्ट करेगी राइट में, है ना? सेंट्रीफ्यूगल एक्ट करेगा राइट में। सेंट्रीफ्यूगल कोशिश करेगा कि कार राइट में जाए, सेंटर से दूर चली जाए, यहां सेंट्रीफ्यूगल एक्ट करेगा। अब फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, तो यहां फ्रिक्शन एक्ट कर जाएगा, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल में कैलकुलेशन में नहीं यूज करूंगा, मैं तो सिर्फ सहारा इसका इसलिए लिया है ताकि मैं आपको डिराइव करके दिखा पाऊं। फ्रिक्शन सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। या मैं सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व करा देता हूं, नहीं 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 नहीं, सेंट्रीफ्यूगल से परेशानी आएगी। सेंट्रीपिटल ये रहा फ्रिक्शन। तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो बस इसमें इतना लिखना है, फ्रिक्शन एक्टिंग, सामिया यहां बैठा हुआ है ना ऑब्जर्वर, इसके लिए कहां है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ एक्ट कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सेंट्रीफ्यूगल मैं कैलकुलेशन में यूज नहीं करूंगा, मैं ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे खड़ा करूंगा। अभी मैंने ऑब्जर्वर को कार पे सिर्फ इसलिए बिठाया ताकि मैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड कर लूं। ये बैठ गया कार पर, इसे पता चल गया भाई सेंट्रीफ्यूगल कोशिश करेगी बाहर की तरफ जाए, फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, ये फ्रिक्शन पता चल गया ना इसे फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अभी उतर के ग्राउंड पर आ गया। सॉल्व करने को तो मैं कार पे बैठा कर भी इसे सॉल्व कर दूं, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा, ज्यादातर बुक्स में ग्राउंड पे रखकर सॉल्व करता है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, लेकिन ये बेचारा ऑब्जर्वर ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी। तो इस गरीब ने क्या किया, ये चढ़ गया इस कार के ऊपर, ये कार के ऊपर जाकर बैठ गया, और इसे पता चला ओके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो फ्रिक्शन जानता है भाई, जहां बॉडी की टेंडेंसी होगी जाने की, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शन यहां जा रहा है। फ्रिक्शन एक्टिंग अलोंग द सेंटर। बताइए सामी, आप समझ में आया आपका? विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो
फ्रिक्शन होगी जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगी एंड इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर आप चाहो, अच्छा देखो, कायनात का क्वेश्चन आया, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक साथ एक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट सर्कुलरली मूव करता है। कायनात मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल सिर्फ यहां एक्ट करेगी इस ऑब्जर्वर के लिए जो कार के अंदर बैठा हुआ है। अब अगर आप कार के अंदर बैठे हो ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप सर्कुलर ट्रैक पर जा रहे हो, आपको तो लगेगा आप रेस्ट में, सिर्फ आप ये सेंट्रीफ्यूगल देखोगे। और जो ग्राउंड पर खड़ा होगा वो सिर्फ वो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ऑब्जर्व करेगा ही नहीं, क्योंकि जो तो ग्राउंड पे खड़ा है इनर्शियल फ्रेम में, वो सिर्फ सेंट्रीपिटल देखेगा। सेंट्रीफ्यूगल इज अ सूडो फोर्स, रियल में एक्ट नहीं करती। फ्रिक्शन एक्टिंग अलोंग द सेंटर विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब एक बात बताओ, दो चीजें होती हैं, एक होती है सप्लाई रियल लाइफ में भी, और एक होती है डिमांड। तो तुम लोग शायद ऐसे समझो, तुम्हारी पॉकेट मनी है वो सप्लाई है। मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी है 1000। अब मुझे बताओ तुम कितने का खर्चा कर सकते हो, मैक्सिमम तुम कितने का खर्चा कर सकते हो, ये तुम्हारा एक्स है। अगर पॉकेट मनी 1000 रुपए की है तो मैक्सिमम कितने का खर्चा कर सकते हो? 1000 से ज्यादा का तो नहीं कर सकते ना, मैक्सिमम 1000 का कर सकते हैं, 1000 से ज्यादा का तो नहीं कर सकते। तो आपको ये समझ में आया कि ये जो भी आप खर्च करोगे, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, दैट शुड बी लेस देन योर पॉकेट मनी। मीन्स जो डिमांड होनी चाहिए दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन सप्लाई। भाई यहां मैं लिख रहा हूं कुछ चीजें है ना, ऐसी होना है ना, डिमांड शुड बी लेस देन सप्लाई और एट मोस्ट इक्वल हो जाए। मसला हो जाएगा ना कि आपकी पॉकेट मनी 1000 रुपए की थी, आप 10,000 खर्च कर दोगे तो करोगे कहां से, मसला आ जाएगा। ये समझ में आया? अब इस डिमांड और सप्लाई को मैं ऐसे लिख दूं, डिमांड इज बेसिकली रिक्वायरमेंट, शुड बी लेस देन और इक्वल टू सप्लाई। अब मुझे बताओ, फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स में डिमांड कौन है, रिक्वायरमेंट कौन है? मैं यूज करूंगा ऐसे यहां, फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स में डिमांड कौन है, रिक्वायरमेंट कौन है? अबे सेंट्रीफ्यूगल तो है ही नहीं पिक्चर में कहीं, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है भाई। फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल में कौन डिमांड है, कौन रिक्वायरमेंट है? हम्म हम्म अब ज्यादातर लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ हैं जो सही कह रहे हैं सेंट्रीपिटल है। देखना जरा, ये कुछ लिखवाया था मैंने, पढ़ो इसे दोबारा, जल्दी पढ़ो इसे। अभी लिखवाया थोड़ी देर पहले, दिमाग तो पता नहीं कहाँ की मेमोरी हो गई। अब आ जाओ यहाँ, अब बताओ मुझे फिर से, फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स में कौन सी फोर्स रिक्वायरमेंट है, कौन सी डिमांड है? हाँ चलो, सामिया का सही आया। कौन डिमांड है, सेंट्रीपिटल फोर्स या फ्रिक्शन? रिक्वायरमेंट कौन सी है यार यहाँ? हाँ सेंट्रीपिटल, ये डिमांड है। और कौन प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। आजलान दिख रहा है आपका, दिख रहा है बिल्कुल। सेंट्रीपिटल फोर्स इज योर डिमांड एंड फ्रिक्शन योर सोर्स सप्लाई। तो डिमांड या तो कम होगी, बहुत हो गया तो बराबर हो जाएगी, एक्सीड तो नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट बताइए, यहां से समझ में आया? बेसिकली फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ना सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन को तो एक्सीड ही नहीं कर सकती, कम ही होगी या बराबर हो जाएगी। चलिए इतना लिखिए, इतना लिखिए फिर हम स्टार्ट करें।
भाई इतना हुआ आप लोगों से? अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, mv²/r। फ्रिक्शन क्या होता है, कुछ ही दिन पहले सीखा है, भूले तो नहीं होगे, μn। नॉर्मली एक्शन कैसे आएगा भाई, देखिए नीचे वेट एक्ट कर रहा है mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है n, तो आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू mg। तो अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो mv²/r इज लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। m से m कैंसिल हुआ, v² इज लेस देन और इक्वल टू म्यू rg, v है लेस देन और इक्वल टू √म्यू rg। सो दिस इज द सेफ लिमिट, कि जो सेफ लिमिट होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू rg। तो वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, कम होना चाहिए ना, या बराबर हो जाए, मैक्सिमम तो बराबर के इक्वल होगा म्यू rg। यही सेफ लिमिट। अगर कार इस सेफ लिमिट को एक्सीड कर गई जी, ये लीनियर वेलोसिटी, अगर कार इस सेफ लिमिट को एक्सीड कर गई तो स्किड कर जाएगी। बट हर सर्कुलर ट्रैक पे जलान, हर पॉइंट पर आप एक लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं ना, जो टेंजेंशियल होती है, ये वो लीनियर वेलोसिटी। चलिए इतना लिखिए, इतना हो जाए तो बताइए, फिर देखते हैं जरा सा एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर, फिर आएंगे नेक्स्ट बैंकिंग ऑफ रोड, फिर ये खत्म। चलिए इसे लिख लीजिए और मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाइए। अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक of radius 100 meter and acceleration due to gravity 10 meter per second square। अब ये तो तुम जानते ही हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। कैलकुलेट सेफ लिमिट। चलो भाई बताओ, किस मैक्सिमम वेलोसिटी से कार जा सकती है कि गिरे नहीं?
वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कार चला सकते हो सर्कुलर ट्रैक पर और गिरे नहीं। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ये सॉल्व ना हो। देखो साजिद का सही आया, इफ़त का सही है आंसर बिल्कुल, साजिद का सही, इफ़त का सही, इल्मा का सही, सामिया आबिद का सही। ओए ये रूट कैलकुलेट करो साद। हमजा का सही, साथ कैलकुलेट करो ये रूट कितना है। हमजा का सही है, और आंसर्स, तोयबा का भी सही है, और अजलान का सही है। हाँ साद अब सही आ रहा है। तो ये सेफ लिमिट है ना, इट्स रूट ओवर म्यू आर जी। सेफ लिमिट का क्या मतलब है, जब तक इतनी वेलोसिटी से कार चलाएगा इस सर्कुलर रोड पर कार स्किड नहीं करेगी। G10 आ गया। तो ये आ गया रूट ओवर 400, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर। दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब एक दिन बारिश हो जाती है, क्या लगता है आपको, बारिश होने, अगर बारिश हो गई तो इसमें इसमें इस फॉर्मूले में कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज हो जाएगी? मुझे बताओ, अगर बारिश हो जाती है क्या कम हो जाएगा? हमजा का आंसर सही है, और इल्मा का गलत, कायनात का सही, अजलान का सही, साजिद का सही। हाँ भाई, फ्रिक्शन चेंज होगा, रेडियस क्यों चेंज हो जाएगा बारिश होने से? क्या रोड, अच्छा नहीं, मैं ये हमारे मोहल्ले की रोड नहीं है जो बारिश होगी और वो बिल्कुल फूट टाट जाएगी। ढंग का ट्रैक है, हाईवे है, जहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि बारिश हुई और रोड टूट गई। भाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ऑन अ रेनी डे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, मान लो एक बारिश हो रही है एक दिन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया, 0.2 हो गया, ऐसे लिखते हैं, फ्रिक्शन डिक्रीज टू 0.2, डिक्रीज टू 0.2। कैलकुलेट सेफ लिमिट ना, जल्दी से बता दो सेफ लिमिट अब कितनी होगी। और रूट टू 1.414 होता है, यूज करना है इसे, मुझे रूट में मत बताना, मुझे नंबर बताना बिल्कुल। रूट टू 1.414 होता है, बताओ जल्दी से मुझे अब सेफ लिमिट कितनी आएगी अगर बारिश हो जाए? बढ़ जाएगी, सेम रहेगी, कम हो जाएगी, क्या होगा सेफ लिमिट के साथ? देखो इफ्फत का सही आंसर है, इफ्फत का आंसर बिल्कुल सही है, सामिया का सही है, साजिद का सही है। ओए कैलकुलेट करो, साजिद और साद कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। इल्मा का आंसर बिल्कुल सही है, अजलान का सही है। अरे कैलकुलेट करो, इतना आसान सी कैलकुलेशन है, करके नहीं दे रहे। साजिद का सही है, हमजा का गलत है। हमजा देखो ना, मल्टीप्लिकेशन गलत कर रहे हो। तोयबा सही है, सात का बिल्कुल गलत है, क्या कर रहा है? हिमांशु का सही है। भाई अब सेफ लिमिट कितनी हो जाएगी? शिफा का भी सही है, बस आपने शिफा डेसिमल नहीं लगाए। म्यू इज 0.2, आर इज 100, जी इज 10, वी आ गया रूट ओवर 200, वी आ गया इट्स 10 रूट 2, वी आ गया 10 इंटू 1.414, वी आ गया 14.14 मीटर पर सेकेंड, 14.14 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी, ये सेफ लिमिट। अब देखो कम हो गई ना, पहले 20 थी अब 14 है। अब एक बात सोचो ऐसे जरा, देखो फ्रिक्शन किस कदर अनरिलायबल है, फ्रिक्शन पे आप यकीन नहीं कर सकते।
भाई एक ट्रक ड्राइवर है मान लीजिए, उस ट्रक ड्राइवर को पता है कि भाई इस रोड के लिए सेफ लिमिट 20 होती है, रोज आता है 20 पर ट्रक लेकर आता है, ट्रक स्किड नहीं करता, आराम से रोज घूम जाता है सर्कुलर ट्रैक पर। एक दिन बारिश हो जाती है, अब बैठकर तो कैलकुलेट करेगा नहीं कि बारिश हुई तो फ्रिक्शन कितना कम हो गया, वो उस दिन भी आता है सेम स्पीड से, 20 से ही आता है, रोज आता था 20 से, कोई परेशानी नहीं होती थी, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। अब जब वो 20 से आएगा तो क्या लगता है, बारिश जिस दिन बारिश हो गई, क्या ट्रक बिना एक्सीडेंट के चला जाएगा या स्किड कर जाएगा? क्या ट्रक सेफ टर्न लेगा या एक्सीडेंट स्किड कर जाएगा? स्किड कर जाएगा, हाँ स्किड कर जाएगा, क्योंकि सेफ लिमिट तो कम हो जाएगी, हाँ वो गिर जाएगा, सेफ लिमिट तो कम हो जाएगी, वो पलट जाएगा, ट्रक पलट जाएगा। क्योंकि जिस दिन बारिश हो गई उस दिन सेफ लिमिट कम हो गई भाई, 14.14 है, पहले थी 20, गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मुझे बताइए, क्या आप फ्रिक्शन पर रिलाय कर सकते हैं? फ्रिक्शन पर रिलाय करना ठीक चीज है? थोड़ी अकल लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो अपना। क्या लगता है, क्या हम फ्रिक्शन पर रिलाय कर सकते हैं? यस, नो, पता नहीं, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत तेजी से चेंज हो जाता है, सिर्फ बारिश से नहीं। नहीं कर सकते साथ, देखो, पहले ये सेफ लिमिट थी, फ्रिक्शन तो बहुत तरह से चेंज हो जाएगा, बारिश हो गई फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। भाई टायर घिस जाते हैं, कार के या बाइक के टायर यूज करते करते घिस जाते हैं, इसका मतलब है टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन कम होने का नहीं, सेफ लिमिट कम हो गई। भाई नई बाइक खरीदी थी तो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, बाइक नहीं गिरती थी। बाइक थोड़ी सी पुरानी हो गई, टायर थोड़ा सा घिस गया, मैं 20 पर गया, गिर गया, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया। तो फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है, आप फ्रिक्शन पर यकीन नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन is not a reliable factor for safe limit। तो अब सिर्फ फ्रिक्शन पर यकीन नहीं किया जा सकता, फ्रिक्शन धोखा दे जाएगा। तो आप क्या करते हैं, फ्रिक्शन के साथ साथ एक और काम करते हैं जिसे कहते हैं बैंकिंग। तो फ्रिक्शन के साथ साथ अलोंग विद फ्रिक्शन बैंकिंग यूज करते हैं। अभी समझाते हैं बैंकिंग का क्या मतलब, इतना लिख लीजिए फिर हम बैंकिंग पढ़ते हैं। साथ अब पता चला। अब तो मैं बैंकिंग समझाने के लिए ना मुझे एक एनिमेशन दिखानी होगी, रुको जरा मुझे ढूंढने दो, बैंकिंग के लिए कोई एनिमेशन ढूंढने दो। बैंकिंग दिखा दूं तुम्हें तो मुझे समझाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल अजलान, अगर रेडियस ज्यादा होगा तो सेफ लिमिट बढ़ जाएगी। Grammarly can help you write quick. चलो भाई सुनो जरा, ये तुम्हें बड़ी मदद करेगा समझने में। बताइए विजिबल है? अरे भाई बताओ, ये दिख रहा है आपको? बैंकिंग समझाना है।
ओके, तो ये रोड है, इस रोड के ऊपर ये कार मूव कर रही, ये सर्कुलर ट्रैक है। देखो बैंकिंग का क्या मतलब है, ये जो पोर्शन है ना ट्रैक का, ये इनर पोर्शन है। अ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये जो सर्कुलर ट्रैक है, ये इसका इनर पोर्शन है, और ये इस सर्कुलर ट्रैक का आउटर पोर्शन। दिस इज आउटर पोर्शन ऑफ द ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक है। बैंकिंग का मतलब है जो आउटर पोर्शन है ना, ये उड़ जाएगा। अभी तुम्हें दिखेगा आउटर पोर्शन इनर के कंपेरेबल उड़ जाएगा, उसे बैंकिंग कहते हैं। सर्कुलर ट्रैक्स ऐसे ही होते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ज्यादातर जो सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं बैंक्ड होते हैं। अगर बहुत प्रोमिनेंट होता है रेसिंग ट्रैक में, अगर आपने कार रेसिंग देखी है, नहीं देखी तो मेरी क्लास के बाद देख लेना कोई वीडियो कार रेसिंग की, तो उसके अंदर जो ट्रैक्स होते हैं ना सर्कुलर, वो बैंक्ड होते हैं, बाहर वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो आज इस वीडियो में भी इसने ढंग से इस चीज को दिखाया होगा। तो देखिए ये बैंक कर रहा है, देख रहा है, बाहर वाले एज को उठा रहा है, इसे बैंकिंग कहते हैं। क्यों कर रहा है बैंकिंग, वो तो फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे, पहले देख लो बैंकिंग। ये बैंकिंग है, ये बैंक्ड है, सर्कुलर ट्रैक का आउटर हिस्से को उठाया हुआ है, दैट्स बैंकिंग। हाँ, रिंग रोड भी बैंक्ड है। अब देखिए सुनिए, यहां से सीखेंगे। तो ये जो एंगल है ना, जितने पर आपने बैंक किया हुआ है, इसे एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। तो यहां पर ये जो एंगल है, ये वाला, इसे कहेंगे ये आपका एंगल ऑफ बैंकिंग है। भाई बैंकिंग समझ में आया तो फिर मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। बैंकिंग समझ में आ गया होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय बैंकिंग? नहीं आया अभी भी? साथ साथ रोड, सर्कुलर जो रोड होता है उसके आउटर एज को उठा देते हैं। क्यों करते हैं वो अभी देखेंगे। भाई ये सर्कुलर रोड था, सब बराबर था ना, इनर आउटर, आउटर वाले को उठा दिया। देखो आउटर वाला, ये वाला जो एज है इसे उठा रहे हैं, ये वाला एज इस, तो ये जो आउटर एज है ना साथ, ये इनर के कंपेरेबल उठ जाएगा, इसे बैंकिंग कह रहे हैं। मैं बताइए अब आया? सिर्फ जो सर्कुलर ट्रैक है, आउटर एज को थोड़ा सा उठा दिया इनर एज से, उससे बैंकिंग कहते हैं। और जितने एंगल पर उठा दिया उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। ये एंगल ऑफ बैंकिंग। भाई सबके आया समझ में ये बैंकिंग का क्या मतलब है, बैंकिंग ऑफ रोड का? अरे आया तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आ गया, गुड। अब आ जाओ बैंकिंग पर। सो बैंकिंग का मतलब है रोड के आउटर एज को उठा देना। अरे भाई कौन है? सो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इससे मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ, सो बैंकिंग का मतलब है रोड के आउटर एज को उठा देना एज कंपेयर टू इनर एज इज नोन एज बैंकिंग। रेजिंग द आउटर एज ऑफ रोड with respect to inner edge is banking। रोड के आउटर एज को इनर एज के कंपेरेबल थोड़े से उठा देना, इसको आप बैंकिंग कहते हैं। दैट्स नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये आपका सर्कुलर ट्रैक था। अच्छा पहले लिख लूं फायदा क्या होता है बैंकिंग से। बैंकिंग से फायदा ये होगा, अभी तक तो सिर्फ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही थी,
बैंकिंग के बाद नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट भी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है. So due to banking, along with friction, a component of normal reaction, a component of normal reaction will also provide centripetal. सो बैंकिंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन नहीं, एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट भी सेंट्रीपिटल फोर्स देना शुरू कर देता है. तो ये कुछ ऐसा है कि अभी तक तो पॉकेट मनी सिर्फ पापा दे रहे थे, अब पापा के साथ साथ मम्मी ने भी देनी शुरू कर दी, पॉकेट मनी बढ़ गई. यही काम हो रहा है. अभी तक आपको वेलोसिटी जो थी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सिर्फ फ्रिक्शन से मिल रही थी. अब फ्रिक्शन के साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट और आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है. भाई इतना लिख लो, फिर इसके बाद मैं फिगर बनाऊंगा उसमें लंबी कैलकुलेशन है. इतना लिख लो, हो जाए तो मुझे बता देना. और लॉज ऑफ मोशन में यूजुअली जो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, दैट्स बैंकिंग ऑफ फ्लूइड. जो डेरिवेशंस आती हैं, दैट्स फ्रॉम बैंकिंग ऑफ फ्लूइड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. भाई अगर इतना आया समझ में तो मैं आगे बढ़ूं. अरे कोई बताएगा मुझे? ये एक दो बच्चों का ही रिस्पॉन्स आता है, बाकी क्या कर रहे हैं? हो गया? बाकी इस कदर लेजी हो गए कि उनसे टाइप भी करने में परेशानी होती है. हाँ, चलो अब समझो बैंकिंग को हम सॉल्व कैसे करेंगे. मैं बहुत बड़ा डायग्राम बना रहा हूं ताकि सब साफ साफ दिख रहा हो. तो तुम बैंक समझ गए हो, बैंकिंग का क्या मतलब होता है, बैंक ट्रैक कैसा दिखता है. अब मैं 3 डायमेंशनल तो बना नहीं सकता उस वीडियो की तरह. तो ये मेरा सर्कुलर ट्रैक है, और इस सर्कुलर ट्रैक के आउटर एज को थोड़ा सा उठा रखा है. मैं फिर कह रहा हूँ ये होना तो 3 डायमेंशनल चाहिए, मैं तो इसको ऐसे करके बना के दिखा दूंगा. तुम लोगों को पता है कि बैंकिंग का क्या मतलब है और कैसे बैंक हो रहा है. ये कार है, ये ऐसे मूव कर रही है. ये एंगल ऑफ बैंकिंग है थीटा. तो देखो फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही है कार के ऊपर. एक फोर्स नीचे एक्ट कर रही है विच इज वेट mg. एक यहां फोर्स एक्ट कर रही है जिसे आप कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन. भाई कार की टेंडेंसी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सेंटर से बाहर जाने की. तो यहां पर टुवर्ड्स द सेंटर फ्रिक्शन एक्ट करेगा. ये डाउन द प्लेन फ्रिक्शन. 3 फोर्सेस एक्ट करेगी. अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकती है. भाई ये सेंटर है सर्कुलर ट्रैक का. देखते हैं सेंटर की तरफ क्या कर रहा है. ना एमजी सेंटर की तरफ है, ना नॉर्मली एक्शन सेंटर की तरफ है, ना फ्रिक्शन सेंटर की तरफ है. तो हम करेंगे क्या, हम इन्हें रिजॉल्व कर लेते हैं. इन फोर्सेस को ना रिजॉल्व कर लेते हैं. अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा. ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं इसे. तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट लिया आपने एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहां आया एफ साइन थीटा. जल्दी से बता दो मुझे कौन सा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है, एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा? अरे कोई तो बता दो. देखो एक आध आंसर आए सही. कॉस थीटा. अरे जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा यार वो देगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स. साइन थीटा कैसे दे देगा? सेंटर की तरफ कॉस थीटा जा रहा है. ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा. तो देखो नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स देखो, एन कॉस थीटा यहां गया और एन साइन थीटा. ये बताओ नॉर्मल रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, कॉस या साइन? एन साइन. एन साइन. वेरी गुड वेरी गुड. And sine will provide centripetal force. Very, very, very good.
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा will provide centripetal force. एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे और ये एन कॉस थीटा क्या करेगा, ये एफ साइन थीटा और एम जी को बैलेंस करेगा। तो आप लिख सकते हैं आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जिसको आप लिखते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर, ये कौन दे रहा है, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। और मुझे उम्मीद है फ्रिक्शन का इतना तो याद होगा कि एफ को म्यू एन लिख सकते हैं। तो ये आ गया एम वी स्क्वायर बाय आर इज म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। सो एम वी स्क्वायर बाय आर is n, it's mu cos theta plus sin theta. That is my first equation. mv square by r is n mu cos theta plus sin theta. अब देखो n cos theta क्या करेगा, sin theta, f sin theta और mg को बैलेंस करेगा। तो आप लिख सकते हो n cos theta is balancing f sin theta plus mg। आप एक काम और कर दीजिए, इसे लेफ्ट में ले आइए। तो ये हो गया n cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। आप एक काम और कर सकते हैं, f को म्यू एन लिख दीजिए, ये आ जाएगा म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। एन कॉमन ले लीजिए, एन आपने कॉमन लिया तो ये आ गया cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। चलो अब 1 और 2 सॉल्व करना रह गया है, बस इतना लिखिए, फिर सॉल्व करते हैं 1 और 2 को। 1 और 2 को सॉल्व कर कर v निकालना है। भाई इतना लिख लीजिए तो बताइएगा मुझे। भाई सबने लिखा? जी हमजा, दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, दोनों। इसको लिख लीजिए, फिर सॉल्व करेंगे। लिखिए लिखिए लिखिए, अभी नहीं रब कर रहा मैं, इतना लिखिए।
चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने, बस सॉल्व करनी है ना, दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखिए डिवाइड कर देते हैं 1 और 2 को, डिवाइडिंग 1 इंटू, तो 1 था mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, देखिए n कॉमन था, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, n कॉमन है, इट्स म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और जब आप यहां डिवाइड करोगे n इज कॉमन, दिस इज कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, n विल कैंसिल दिस n, तो यहां से आप v स्क्वायर लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज r बाय m, इट्स म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो आप अब इसमें v कैलकुलेट करने के लिए पावर हाफ ले लीजिए, ये v आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन है आपका, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, v इज रूट ओवर r बाय m, इट्स म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये आ गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, mg भी है, अच्छा हाँ सॉरी mg भी तो है, यस सॉरी सॉरी सॉरी, mg भी तो है, m से m कैंसिल हो गया ना, g चला जाएगा, थैंक यू, m नहीं बचेगा, यस सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, m तो mg मुझसे मिस हो गया था, ये रहा RG, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अक्सर ऑथर्स क्या करते हैं, इसे ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। देखो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, बस वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी जो आपको बुक्स में दिख जाएगी, तो इसीलिए मैं आपको इस फॉर्म में इसे लाकर दे रहा हूं कि v इज रूट ओवर इट्स आर जी, तो जब आप डिवाइड करेंगे म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, नॉट सॉरी क्या कर रहा हूं, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो देखो भाई ये क्या आ गया, ये आ गया रूट ओवर आर जी, और यहां बच गया म्यू प्लस टैन थीटा, और नीचे बच गया 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो ये ऐसे कुछ लोग कहते हैं सिंप्लीफाइड है, मुझे तो नहीं समझ में आता क्या सिंप्लीफाइड है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको टेक्स्ट बुक्स में मिलेगी, वो ये वाली फॉर्म मिलेगी। चलिए इतना भी लिख लीजिए, फिर एक आध चीजें और इसमें छोटी छोटी वो भी देख लेते हैं। आरजी डिवाइड नहीं होगा, न्यूमरेटर में रहेगा ना, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। आर रेडियस है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई,
नहीं अजलान क्यों होगा, खुद देखो ना भाई, ये आरजी तो नीचे आए, इधर जाकर तो मल्टीप्लाई होगा ना। आरजी तो डिनोमिनेटर में अजलान, यहां जाओगे तो मल्टीप्लाई तो करोगे। भाई इतना लिखा आप लोगों ने, आए नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहां पर एक टर्म आती है जिसे कहते हैं ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब है अगर मैं ये अज्यूम करूं कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तब सेफ लिमिट क्या होगी। अगर मैं बिना फ्रिक्शन के सेफ लिमिट कैलकुलेट करना चाहूं तो वो सेफ लिमिट क्या होगी। देखो वो सेफ लिमिट होगी, v है रूट ओवर आर जी, म्यू इज 0 प्लस टैन थीटा 1 माइनस 0। सो v आया रूट ओवर आर जी टैन थीटा। ये सेफ लिमिट है, इसे ऑप्टिमम स्पीड कहते हैं। मीन्स अगर फ्रिक्शन नहीं भी हुआ ना, तब भी आपको सेफ लिमिट मिल जाएगी विदाउट फ्रिक्शन। ये किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की वजह से आ रहा है। यहां फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों कंपोनेंट्स हैं, दोनों से आ रहा है, यहां सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की वजह से आ रहा है। लिख डालिए इतना जल्दी से। सबने लिखा ये? चलिए भाई, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। फ्राइडे बस मैं आधा घंटा इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा आपके साथ, और फ्राइडे हम वर्क एनर्जी एंड पावर शुरू कर देंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर छोटा टॉपिक है, तो फर्स्ट बुक में सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे हैं, एक वर्क एनर्जी एंड पावर और एक रोटेशन, बस ये 2 टॉपिक्स बचे हैं। बाकी सब हम फिनिश कर चुके हैं। और उधर सेकंड बुक में भी जो बचा है छोटा छोटा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी सेकंड बुक। चलो भाई आज यहीं छोड़ते हैं, ओके।